गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उनके विचारधाराओं के बारे में बता रहे थे। शिक्षा के लेकर उनका क्या विचारधारा था, क्या योजना उन्होंने तैयार किया था, इसके बारे में जो है हमने आपको कल बताया था कि उनकी योजना किस प्रकार से शिक्षा को लेकर था। तो उसमें उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया था कि कैसे उद्देश्य तैयार, मतलब शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या कार्य होना चाहिए, एक बालक में कैसे विकास होना चाहिए उसका। इस प्रकार से उन्होंने ऐसे कई उद्देश्यों पर विशेष तौर से अपने विचार को व्यक्त किया है। उसी के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था और आज भी उद्देश्य के ही बारे में बात करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है प्रकरण, समझ लीजिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तो हमने कल 3 उद्देश्य बताया था। पहला था हमारा बालक का सर्वांगीण विकास, दूसरा उद्देश्य था जो है संबंधों में स्वतंत्रता, और तीसरा उद्देश्य बताया था हमने आपको जो है बालक की शारीरिक विकास। ये 3 उद्देश्यों के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। 3 उद्देश्य इनके अनुसार जो है हमने बताया था कि ये शिक्षा का कार्य है कि बालक का कैसे शारीरिक विकास पहले पॉइंट पर होना चाहिए। उसे अगर बंधनों से मुक्ति पाना है, मोक्ष की प्राप्ति होना है, तो शिक्षा का कार्य है। जो शिक्षा के मार्ग पर चलेगा उसे जो है मुक्ति मिलेगी। ये उद्देश्य था। अब आगे उनका जो उद्देश्य है वो है बालक का वातावरण में समन्वय। हम इसी हेडिंग पर, इसी टॉपिक पर आपसे जो है बात करेंगे। बात क्या है? पहला है बालक का वातावरण से समन्वय होना चाहिए, मतलब तालमेल होना चाहिए। पहला है। चौथा हमारा उद्देश्य क्या है? बालक का वातावरण से समन्वय, मतलब कि बालक का जो वातावरण, मतलब जिस वातावरण में बालक है वहाँ के वातावरण से बालक का समन्वय होना चाहिए, उनमें तालमेल होना चाहिए। बालक की रुचि उस वातावरण में होनी चाहिए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मतलब गुरुदेव की दृष्टि से अगर देखा जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आँखों से देखा जाए, उनकी दृष्टि से देखा जाए, तो दृष्टि से सच्ची शिक्षा यह है कि व्यक्ति के जीवन को उसके समुच्चय अस्तित्व और वातावरण के साथ समायोजित होने की क्षमता प्रदान करे। मतलब शिक्षा का यह कार्य होना चाहिए। कहने का मतलब शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो बालक या व्यक्ति में वहाँ के वातावरण, मतलब उसके अस्तित्व तथा जो है समुचित अस्तित्व और वातावरण के साथ क्या होना चाहिए? समायोजन होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए जहाँ का वातावरण जैसा है, वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों का जो व्यवहार है उसके साथ समायोजन, मतलब व्यक्ति कहीं भी जाए, किसी भी समय अगर किसी भी वातावरण में जाता है तो वहाँ के वातावरण दूसरे वातावरण से वहाँ के वातावरण में अंतर होता है। लेकिन शिक्षा का जो कार्य होता है, शिक्षा का जो कार्य है वह क्या होना चाहिए कि व्यक्ति में समुचित अस्तित्व और वातावरण का समायोजन होना चाहिए। उसके साथ क्या कर लेना चाहिए? उसके व्यवहार के साथ खुद को
सम्मिलित कर लेना चाहिए, समायोजन कर लेना चाहिए, साथ में मिलजुल कर रहने का भाव होना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है, ऐसी शिक्षा बालकों में होनी चाहिए। और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर टैगोर ने अपनी बाल्यावस्था में स्कूल जाना छोड़ दिया था। मतलब जैसे पहले क्या था कि वातावरण, बालक जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब बचपन में थे तो बचपन में स्कूल जाते थे, लेकिन उन्हें क्या लगता था, स्कूल में बांध कर रखने की मतलब ये थी, वहाँ के वातावरण से वो प्रभावित नहीं हो पाते थे, उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। तो बाल्यावस्था में उन्होंने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया, स्कूल जाना ही छोड़ दिया, स्कूल से भाग गए। उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वहाँ का वातावरण में वो समायोजन नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चीज़ कहा, छोड़ दिया, तथा उनका विचार था कि स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य नहीं बनाती कि वह अपने अस्तित्व के साथ समन्वय कर सके। सही बात है कि स्कूलों में सिर्फ किताबी पुस्तकों का ही ज्ञान दिया जाता है, ऐसे ज्ञान नहीं दिया जाता कि जैसे कि बच्चे कहीं पर भी किसी भी जगह रहें तो उन्हें उस समुचित अस्तित्व और उसके वातावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम हो सकें। इस प्रकार की शिक्षा जो है उन्हें स्कूलों में नहीं मिलती थी, उन्हें दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। इसलिए टैगोर जी ने कहा कि मुझे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ना है, ऐसे स्कूल में नहीं रहना है जहाँ बच्चों के भविष्य या वो वातावरण से समन्वय करने में उसे दिक्कत हो, परेशानी हो, कठिनाइयाँ उठाना पड़े। ऐसे स्कूल में हमें नहीं जाना है, हमें नहीं पढ़ना है, मुझे स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह है, उनके कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति के जीवन और संसार से सहसंबंध स्थापित करने की क्षमता प्रदान करें, जिससे वह वातावरण के अनुकूल अपने को समायोजित कर सके। टैगोर ने बोलपुर में स्थापित अपने स्कूलों में इसी उद्देश्य की शिक्षा व्यवस्था को कालांतर में बोलपुर का यही स्कूल शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। कहने का मतलब है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे तो वो बोलपुर उनके गांव का नाम था, वहाँ पर वो रहते थे। उनके मेन उद्देश्य, कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है कि छात्र को या बालक को इस प्रकार की शिक्षा दिया जाए कि वो अपने इस सहसंबंध मतलब संसार में चतुर्दर्शकीय संसार के सहसंबंधों के साथ समायोजन करने की क्षमता उसके अंदर हो सके। इस प्रकार से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने शिक्षा के उद्देश्य में ये जो है इस बंधनों को या इस वातावरण के बारे में उन्होंने विशेष रूप से कहा। जैसे कि उनके गांव में अगर देखा जाए तो बोलपुर में क्या था कि एक स्कूल स्थापित था। उसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा से की व्यवस्था की। कालांतर में बोलपुर का यही स्कूल पहले जो है उसको क्या स्थापित की, जब बड़े हो गए और शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में उन्होंने बताने लगा तो उन्होंने किसको स्थापित किया, एक संस्था स्थापित किया। संस्था का नाम था निकेतन। क्या नाम था, बोलपुर की यही स्कूल का नाम उन्होंने क्या रखा, निकेतन रखा, शांति निकेतन रखा। और उसके बाद में विश्वविद्यालय के रूप में इसे भारतीय विश्वविद्यालय, विश्व के भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको जो है विकसित किया। वहाँ पे बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो बालक के समुचित वातावरण के साथ जो है उनके अंदर ऐसी क्षमता हो सके कि वो किसी भी जगह किसी भी स्थान पर रहें तो उन्हें समायोजन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। ऐसी क्षमता उनके अंदर विकसित करने के लिए उन्होंने जो है वातावरण का सबसे विशेष प्रभाव बताया कि ऐसे वातावरण उनके सामने रखिए जिससे कि वह प्रभावित होकर अन्य वातावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम हो सके। ऐसी शिक्षा देना उनके लिए समुचित यानी उचित होगा। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। आगे है बालक के आध्यात्मिक विकास में सहायक। देखेंगे बालक के आध्यात्मिक विकास में सहायक जैसे शिक्षा के लिए उन्होंने 5वां क्या बताया था, बालक के आध्यात्मिक विकास में सहायक
ये जैसे आप मान लीजिए कि उन्होंने शिक्षा के साथ साथ और ज्ञान के साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिक विकास के भी बारे में बताया था। तो आध्यात्मिक विकास के बारे में जिस प्रकार बताया कि बालक का आध्यात्मिक विकास में सहायक। पांचवा था बालक का आध्यात्मिक विकास में आध्यात्मिक विकास में सहायक, मतलब शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, सहायक की बात है, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो आध्यात्मिक विकास में भी बालकों के लिए सहायक होना चाहिए। ये ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जो बालक के आध्यात्मिक विकास में भी अपना जो है सहयोग प्रदान कर सके। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। जैसे क्रियाओं के माध्यम से बालक को आत्म प्रकाशन तथा आध्यात्म का अवसर दिया जाना आवश्यक मानते हैं। जैसे क्रियाओं के माध्यम से आत्म प्रकाश के और जो है आत्म प्रकाशन तथा आध्यात्म का अवसर दिया जाना आवश्यक मान रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई भी बालक, किसी भी बालक में अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था अगर उसे क्रिया के माध्यम से दिया जाता है, क्रिया के द्वारा अगर सिखाया जाता है, तो उसमें आध्यात्मिक विकास बड़े तेज़ी से होती है। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि क्रियाओं के माध्यम से जैसे आत्म प्रकाशन तथा आध्यात्म का अवसर दिया जाना आवश्यक है। आत्म प्रकाशन की दृष्टि से हस्तकला, जैसे आत्म प्रकाशन की दृष्टि से देखा जाए तो आत्म प्रकाशन की दृष्टि से किसका विकास होता है? हस्तकला, संगीत, चित्रकला, नृत्य कला तथा काव्य आदि विषय उपयुक्त हैं। आत्म प्रकाशन के दृष्टि से क्या क्या उपयुक्त होते हैं? जैसे हो गया संगीत, हस्तकला, संगीत, चित्रकला, मतलब चित्रकला, नृत्य कला, चित्रकला, हस्तकला, संगीत, नृत्य कला तथा काव्य आदि उपयुक्त हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आत्म प्रकाशन की दृष्टि से देखा जाए तो आत्म प्रकाशन की दृष्टि में अगर अवसर दिया जाएगा बालकों को, आध्यात्म का अवसर दिया जाएगा, आत्म प्रकाशन तथा आध्यात्म का अगर उन्हें अवसर दिया जाए शिक्षा के द्वारा बालकों में, तो उनमें उसके दृष्टि से अगर देखें तो हस्तकला में आप जानते ही हैं, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और बढ़ाई का काम करने का बारे में बताते हैं। संगीत का मतलब गायन, जैसे आप बच्चों को राष्ट्रगीत सिखाते हैं, देशभक्ति जो है सिखाते हैं, तो उसमें क्या होती है कि आध्यात्म की जो है विकास होती है। ये भी चित्रकला में आप कई ऐसे ईश्वर की चित्र बनाते हैं, भगवान का चित्र बनता है। राष्ट्र में जो भी चीज़ें हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक होते हैं, ऐसे चित्रों को जब आप बनवाते हैं बच्चों में, तो उसमें आध्यात्म का विकास बच्चों के अंदर होता है। नृत्य का मतलब होता है नृत्य करना, जैसे सारेगामा पाधा निशा, इस पर जो है बच्चों को अगर सिखाया जाए तो ये हमारे क्या है, देशभक्ति है, जो है राष्ट्र नृत्य है, इसको कहा गया है। इसमें बच्चों में भी आध्यात्म की विकास होगी तथा काव्य आदि उपयुक्त होते हैं। काव्य में जैसे काव्य संकलन होता है, काव्य संकलन में क्या है कि बच्चों को
कविताएं सिखाए जाते हैं, ऐसे कविताएं जो देशभक्ति हो, राष्ट्रभक्त हो, या जो है भगवान पे कोई कविता हो, इस प्रकार की चीज़ें अगर बच्चों को सिखाया जाएगा तो आत्म प्रकाशन की दृष्टि से ये सारी चीज़ें उसमें उपयुक्त होते हैं और इससे बच्चों में आध्यात्म की विकास बड़े तेज़ी से होता है और बच्चे अपने देश, भविष्य और अपने परिवार के लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आध्यात्मिक यानी कि बालक का आध्यात्मिक विकास में सहायक शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने विचारों के माध्यम से शिक्षा के आध्यात्म विकास को करने के लिए आत्म प्रकाशन की दृष्टि से उन्होंने हस्तकला, संगीत, चित्रकला, नृत्य तथा काव्य आदि के साथ उपयुक्त होंगे तो बच्चों में आध्यात्मिक विकास का बड़ी तेज़ी से विकसित होंगे बच्चे, और बच्चों में ये चीज़ें जो है बड़े भाव से जो है बच्चे इसको सुनेंगे और समझेंगे भी। तो अब आगे भी कहते हैं उन्होंने कि क्योंकि ये विषय बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त और संतुष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। देखिए ये कहा गया ना, ये ऐसे विषय हैं जैसे हस्तकला हो गया, संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, नृत्य कला हो गया, काव्य, ये सब क्या करते हैं बच्चों के जो है बच्चों के प्रवृत्तियों को, मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है, प्रवृत्ति जो होती है उनके अंदर की स्वाभाविक भाव जो होता है अंदर का, उससे उनमें जो है सहायक उन्हें क्या करेगी, अभिव्यक्त भी करती है और साथ साथ उन्हें संतुष्ट भी करती है। क्योंकि इन सारों ऐसी चीज़ें हैं जो अध्यात्म से संबंधित हैं और संबंधित चीज़ों से अगर वो अपने पास देखने को और करने को उन्हें मिल जाता है तो उस चीज़ से बालक में आध्यात्म की विकास बड़े तेज़ी से होने लगती है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऐसे विषयों में उन्होंने कहा कि उनके स्वाभाविक जो नेचर होगा यानी प्रकृति होगी, प्रवृत्ति होगी उनकी, वो बड़े जो है अच्छे से और अभिव्यक्त कर पाएंगे और उससे ये संतुष्ट भी हो पाएंगे और संतुष्ट करने के साथ साथ उनके अंदर ये सारी क्षमताएं विकसित हो जाएंगी जिससे कि वो अपने भविष्य में किसी भी कठिनाइयों के साथ सामना करने में सक्षम हो सकेंगे। इस प्रकार से आध्यात्मिक विकास के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनके स्वाभाविक जो है प्रकृति के बारे में बताया कि उनके स्वाभाविक जो है प्रकृति पवित्र जो जैसे होता है कि बच्चों में वो प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, उस प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए और उसको जो है विकसित करने के लिए उनके अंदर क्षमता उपयुक्त हो जाती, क्षमता उनके अंदर अद्भुत क्षमता रखने लगते हैं बालक। इस प्रकार से आध्यात्मिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। आगे कहते हैं बालक का विकास एक वृक्ष के समान होता है, इसलिए बचपन और प्रकृति में गहरा संबंध होता है। देखिए कहा जाता है कि बालक का जो विकास है वो कैसे होता है, एक वृक्ष के समान इन्होंने माना। एक शैशवावस्था में बालक जब शैशवावस्था में होता है, गर्भ अवस्था से जब वो बाहर आता है शैशवावस्था में, तो उन्होंने कहा कि बालक का जो विकास है वो एक वृक्ष के समान है, तभी वह प्रकृति और वृक्ष मतलब बालक का संबंध घनिष्ठ होता है। इससे उनमें जो है संबंध होता है। इस संबंध में टैगोर ने कहा है कि बालकों में एक क्रियाशील अवचेतन मन होता है जो एक पेड़ की भांति अपने चारों ओर के वातावरण अपना भोजन इकट्ठा करता है। बालकों के नियमों और विधियों की तुलना में उनका वातावरण अधिक महत्वपूर्ण हुआ करता है, जैसे भवन है, उपकरण है, कक्षा शिक्षण है तथा पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा वातावरण की अधिक महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब यह है, जैसे उन्होंने कहा कि बालक वातावरण के साथ, मतलब उन्होंने कहा है कि बालकों में एक जो है क्रियाशील अवचेतन मन होता है। कैसा क्रियाशील? जब छोटे बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था में जब बालक होते हैं तो उनमें क्या होता है कि अवचेतन मन होता है, और वो अवचेतन मन क्या करता है, वो अवचेतन मन
जो है उसमें एक पेड़ की भांति अपने चारों ओर वातावरण यानी चारों ओर वातावरण से अपना भोजन इकट्ठा करता है बालक। कहने का तात्पर्य ये है कि बालक जो होता है, उनके कहने का रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार जो उन्होंने कहा बालक के बारे में, कहा कि बालकों में एक क्रियाशील अवचेतन मन होता है। क्रियाशील का मतलब कुछ करने की मन में जिज्ञासा उठी रहती है, कोई कार्य को देखकर करने की भी इच्छा रहती है, नहीं देखते हैं तब भी सामान के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि बालक के अंदर एक जो है क्रियाशील अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन से जो है बालक क्या करता है कि एक वृक्ष मतलब जो एक पेड़ की भांति अपनी चारों ओर, जैसे पेड़ आप देखते हो, पेड़ के चारों ओर क्या होता है, पेड़ के चारों ओर एक वातावरण अपना मतलब चारों ओर के वातावरण से वो भोजन अपना तैयार करता है, इकट्ठा करता है। उसी तरह बालक भी अपने वातावरण के चारों ओर के जो माहौल होते हैं वो अपने मन में उसे स्थापित करने की समायोजन करने की क्रियाशील में रहते हैं और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसे सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए बालक को एक पेड़ की भांति, एक वृक्ष की भांति कहा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक पेड़ की भांति उसको जो है दर्शाया है और चारों ओर की अपना भोजन इकट्ठा करता है। बालकों के नियमों और विधियों की तुलना में उनका वातावरण अधिक महत्वपूर्ण हुआ करता है। जैसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बालकों को अगर देखा जाए तो कौन प्रभावित करता है, वातावरण। जहाँ का जैसा वातावरण होता है वहाँ के बालकों में वैसे गुण और वैसे क्रियाशील व्यक्ति होते हैं। जिस व्यक्ति के यहाँ जैसे भाव, जैसे वातावरण रखा जाता है वैसे बालकों में भी होता है। तो इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक विकास में ये सारी चीज़ों को विशेष रूप से रखा है। आगे उन्होंने जो है कहा कि जैसे भवन, उपकरण, कक्षा, शिक्षण तथा पाठ्यपुस्तकों की अपेक्षा, जैसे ये उनके घर का जो भवन है, उपकरण है, पाठ्यपुस्तक हैं, शिक्षण है, ये सब उनको प्रभावित नहीं कर सकता है जितना कि उनको वातावरण प्रभावित करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बालकों के भविष्य को सुधारना है तो वहाँ के वातावरण में उन्हें समायोजन करने की क्षमता को विकसित करना होगा और वहाँ के वैसे वातावरण रखना होगा जो बच्चे की भविष्य को अच्छे से अच्छे जगह पहुँचा सके, उनका भविष्य बन सके। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक विकास के बारे में जो है उन्होंने बताया था। आगे भी है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे उन्होंने जो है 6वां बताया है बालक के जो है मानसिक विकास में सहायक। अब हम देखेंगे कि बालक के मानसिक विकास में क्या सहायक कर सकता है, बताया है। तो बालक के मानसिक विकास में सहायक, ये 6वां हमारा उद्देश्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार बालक के मानसिक विकास में सहायक, बालक के मानसिक विकास में सहायक। अब मानसिक विकास में क्या सहायक कर सकता है इसके बारे में हम देखेंगे। हाँ, तो मानसिक विकास को सहायक कौन प्रदान कर सकता। अब शिक्षा एक ऐसी प्रणाली, मतलब शिक्षा एक ऐसा कार्य है बालक के बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, जो कि बहुत मतलब उसके बौद्धिक विकास की क्षमताओं को विकसित करने के लिए शिक्षा का मेन उद्देश्य है। अब देखा जा रहा है कि उसका विकास कैसे करेगा, बौद्धिक विकास कैसे होगा, कैसे उनको जो है उनके सही चीज़ों को बताया जाएगा, इस प्रकार से देखा जाता है। सही शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य केवल शरीर का विकास करना ही नहीं, अपितु शरीर के साथ साथ मानसिक विकास या बौद्धिक विकास करना भी अति ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ उन्होंने कह दिया ना, पहले कहा कि शारीरिक विकास होना ज़रूरी है,
शारीरिक विकास के साथ साथ अब मानसिक विकास की बात कह रहे हैं कि शिक्षा का ये कह देना उचित नहीं है कि सिर्फ शारीरिक विकास ही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं, उसके साथ साथ बौद्धिक मानसिक विकास होना भी बहुत ही ज़रूरी है एक बालक के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर के साथ साथ मानसिक या बौद्धिक विकास करना भी बहुत ज़रूरी है। पुस्तकों के माध्यम से पूर्ण मानसिक विकास नहीं होता है। वास्तव में वास्तविक मानसिक विकास तो प्रकृति एवं जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान करने से होता है। अब देखो यहाँ कहा जाता है कि बालकों में जो मानसिक विकास की बात है, तो बालकों में ऐसे मानसिक विकास की बात उन्होंने कहा कि मानसिक विकास पुस्तकों के ढेरों से या पुस्तकों के ज्ञान से मानसिक विकास नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है। पुस्तकों का तो विरोध किया उन्होंने, लेकिन मानसिक जो विकास होगा वो पुस्तकों से नहीं हो पाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो है बालक में अगर मानसिक विकास होना है तो वास्तव में अगर देखा जाए वास्तविक मानसिक विकास तो प्रकृति एवं जीवन के वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। कहने का मतलब वास्तविकता जो है हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुसरण जो हम करते हैं, इससे हमारा जो है मानसिक विकास होता है। जैसे कहा जाता है कि बादाम खाने से सिर्फ शरीर बनेगा, लेकिन ठोकर खाने से बौद्धिक विकास होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिर्फ शरीर बनाना ही नहीं सब कुछ है। अगर मानसिक विकास करना है तो वास्तविकता जो हमारे जीवन में घटना होती है उससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मानसिक विकास के बारे में होने वाले क्रियाओं के या प्रत्यक्ष घटनाओं के बारे में बताया है कि जब हमारे समक्ष वास्तविक प्रकृति द्वारा या कृत्रिम द्वारा जो घटनाएं होती हैं उससे जो है हमको प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है और इससे हमारे मानसिक विकास भी बालकों में मानसिक विकास होता है। आगे जो है लिखते हैं कि इस संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि पुस्तकों के बजाय प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्तियों को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य यह है कि उन व्यक्तियों को जानना और जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। कौन? जो प्रत्यक्ष रूप से पुस्तकों के बजाय प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करना ही हमारा क्या है? शिक्षा है। जो हमारे सामने है, जो हमारे प्रत्यक्ष हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए प्रत्यक्ष ज्ञान का जो है अनुसरण करना ही हमारा शिक्षा का कार्य होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से जो है बच्चों में होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उतना ज्ञान कक्षा में व्याख्यान सुनने से नहीं प्राप्त होता है। देखिए साफ कह रहे हैं कि व्याख्यान कक्षा में आप सुन लेंगे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वो ज्ञान कभी आपके दिमाग से नहीं निकल सकता। इसलिए कक्षा में व्याख्यान देने से तो अच्छा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान उनके सामने ऐसी घटना, ऐसी चीज़ें हो जिससे कि उनके दिमाग से कभी निकल ना पाए और उसके बारे में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान भी हो जाए और इससे मानसिक क्रिया भी होगी। और मानसिक क्रिया जब होगी तो मानसिक क्रिया के साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कार्य है कि बच्चों में मानसिक विकास या उनके सहायक में वह ऐसी प्रत्यक्ष घटनाओं को उनके समक्ष रखें जिससे कि बालक का मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। आगे कहते हैं कि यदि हमारे मस्तिष्क के संवेगों और कल्पनाओं की वास्तविकता से अलग कर दिया जाए तो वे निर्मल तथा विकृत हो जाते हैं। और बौद्धिक विकास के अंतर्गत टैगोर जो है चिंतन और सृजनशीलता को भी समाविष्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई घटना हो और मेरे दिमाग से निकाल दिया जाए और कह दिया जाए कि इसमें चिंतन करने की तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, अलग कर दिया जाए वास्तविकता से। अगर हमें अलग कर दिया जाए कल्पना और चिंतन से तो हमें किसी भी प्रकार से मानसिक विकास में सहायक शिक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए शिक्षा का मुख्य कार्य है, अगर उनको सहायक करना है तो उन्हें बौद्धिक विकास करना है तो अंतर्गत चिंतन करना
और सृजनशीलता, मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसी घटना के बारे में मानसिक रूप से चिंतन करना और मानसिक रूप से किसी घटनाओं के वर्णन के बारे में बताना या उसके लिए कुछ नियम बनाना, ये सारी चीज़ें, सृजनशीलता करना, नई चीज़ों का निर्माण करना ही बौद्धिक विकास का कार्य है। और शिक्षा का यह मेन उद्देश्य है, मुख्य कार्य है कि बौद्धिक विकास में अपनी सहायक करे, मतलब सहायता यह प्रदान करे कि कुछ ऐसी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जिससे कि बालकों में मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके और किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत न हो। इसलिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बालक के मानसिक विकास के में सहायक होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को उन्होंने स्वीकार किया है। तो आज के वीडियो में इसी मतलब तीनों उद्देश्यों के बारे में हमने बताया है। अगले वीडियो में भी और सारे उद्देश्य उन्होंने बताया है, तो अब हम अगले वीडियो में आपको उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।